नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। 16वीं लोकसभा के लिए तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया। इनमें हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें भी शामिल हैं। हरियाणा में कुल 73% से ज़्यादा मतदान होने की जानकारी मिली है। सबसे ज़्यादा मतदान 74% से ज़्यादा कुरुक्षेत्र में हुआ है। सिरसा में भी 74% से ज़्यादा मतदान हुआ है। हिसार में भी 70% से ज़्यादा मतदान हुआ है। अम्बाला में 68% से ज़्यादा मतदान होने की खबर है। इसके अलावा करनाल में 67%, गुड़गांव में 67% से ज़्यादा, सोनीपत में 64% से ज़्यादा मतदान हुआ है। वहीं रोहतक में भी 64% से ज़्यादा, भिवानी में 65% से ज़्यादा और सबसे कम फरीदाबाद में लगभग 57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हरियाणा में आज मतदान जो हुआ है उसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज जी भी हैं। डॉक्टर श्याम सखा श्याम हैं हमारे साथ, हरियाणा से हैं, डॉक्टर तो है ही, साथ ही हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक और साथ ही आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा जी भी हमारे साथ हैं। संजीव, 68% मतदान हुआ था पिछली बार 2009 के लोकसभा चुनाव में, इस बार 74% तक पहुँच रहा है। किस तरफ इशारा करता है? देखिए 74% मतदान तो अभी थोड़ी देर में और आंकड़े में परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये 6 बजे तक का 5:30 तक का आंकड़ा होगा और हो सकता है कि ये 77-78 तक भी पहुंचे। हाँ, रिकॉर्ड मतदान कहा जा सकता है। और रिकॉर्ड मतदान में 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो सरकार के कामकाज से लोग बहुत खुश हैं, भारत सरकार के केंद्र की, और या तो केंद्र के कामकाज से बहुत नाराज़ हैं। तो ये दोनों फैक्टर चलता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार से कामकाज से खुश होने के कारण लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया है। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है कांग्रेस को बहुत अब तक तो यही देखा जाता है कि जब ज्यादा मतदान नहीं, होता है। ऐसा नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था, मतदान का प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सरकार वहाँ लौट गई। छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो सरकार लौटी है। पंजाब में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा था 2012 में और सरकार लौट गई थी। ये दोनों फैक्टर्स होते हैं कि प्रतिशत बढ़ने के बावजूद सरकारें लौटती भी हैं। लेकिन अभी तक की जो हालात, जो लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ने से जो सत्ताधारी दल है उसको नुकसान होने जा रहा है। अजय, 10 करोड़ इस बार देश भर में नए मतदाता जुड़े हैं। हरियाणा में भी युवाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है इस बार की। लगता है कि लोग बदलाव के लिए घर से निकले हैं। इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये युवाओं की वजह से है, 18 से 20 के एज ग्रुप के लोगों की वजह से, क्योंकि इट विल रिक्वायर सम एनालिसिस, इट विल टेक सम टाइम कि उस वर्ग के लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि क्या उस वर्ग ने उत्साहजनक तरीके से पार्टिसिपेशन दिखाई है या नहीं दिखाई, क्या वो वर्ग पार्टिसिपेट किया है किसी तरह से, क्या उसका रवैया रहा है। अभी इट इज़ टू अर्ली टू से ऑन दोज लाइन्स, बट येस, जैसा संजीव जी ने कहा है कि टर्नआउट जो है 2009 के बनिस्बत ज़्यादा होने का एक ज़रूर एक वो है, एक इंगीकरण है, उस पर एक इंडिकेशन है कि यस, कि देर इज़ अ डेफिनेशन, देर इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द वोटर्स एंड इट इज़ प्रोबेबली बदलाव हो सकता है। डॉक्टर श्याम, आप तो हरियाणा में अच्छे से जानते हैं, आपको क्या लगता है? इसमें 2 बातें हैं, जैसे अभी का अजय जी ने और इन्होंने कि भाई वहाँ पर सरकार लौटी, लेकिन वहाँ ये देखिए ना कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बढ़ने के बाद भी सरकार, यानी उनकी कम हुई और दूसरे की बढ़ी है, उसके बाद भी कम होगी। अगर आप ये देखें तो उन तीनों जगह में जहाँ कांग्रेस आ रही है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की वोट परसेंटेज तो बढ़ी है। तो ये कहना कि भाई देखिए सीट में कहाँ कन्वर्ट होती है, दैट इज़ अनदर थिंग। दूसरी बात ये कि जो वोट बढ़ी हैं इसके कारण 2 मेरे को लगते हैं। युवा तो हैं ही, लेकिन युवा को चैनलाइज 2 लोगों ने किया। एक तो इलेक्शन कमीशन ने, जो इतने दिनों से वो किया, रोज़ की रोज़ वो कह रहे हैं कि भाई आपने वोट दी कि नहीं दी। और दूसरा, पिछले दिनों जो अन्ना जी का आंदोलन हुआ उससे जो युवाओं में जोश आया, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली युवाओं की वोट ज़्यादा हुई, यानी लोगों को लगा है कि उनका मत कितना कीमती है। ये जागरूकता आई है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन जो है वो वी शुड थैंक द इलेक्शन कमीशन कि उन्होंने एनर्जाइज किया। इस स्टेज पे शायद ये नहीं डिफाइन कर सकते कि युवाओं की पार्टिसिपेशन ज़्यादा रही है या कम रही है। ठीक बात है, टू अर्ली, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज्ड युवाओं के बढ़ने से, तो प्रोपोर्शनेटली नहीं, प्रोपोर्शनेट ना हो, जो परसेंटेज ऑफ टर्नआउट है, जो परसेंटेज ऑफ टर्नआउट है, हमें ये मानने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा संजीदगी का प्रयोग करना चाहिए कि क्या उसी वर्ग की वजह से
हाँ इंक्रीज ऑफ परसेंटेज हुआ है क्या? ये बाद में सामने आएगा। हाँ। इसमें It बात is करेंगे। दोनों too early. factor बताए It is too early to pinpoint the fact कि वो वर्ग हमारे साथ जुड़ा है वोटिंग फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने के लिए, इसीलिए ही परसेंटेज बढ़ा है। नहीं, आई टोल्ड बोथ फैक्टर्स। तो एक तो नहीं, पर वो सारी इलेक्शन स्टेट के कमीशन लिए ने नहीं हो जिस सकता तरीके ना। अभी से तो अटकलें लगाई जा सकती हैं। सोनीपत में कम हुआ है, फरीदाबाद फरीदाबाद में सबसे कम हुआ है, कुरुक्षेत्र में सबसे अब ज्यादा है। इमेजिन करो फरीदाबाद जो बिल्कुल दिल्ली के बगल का शहर है, जिसमें इतने जागरूक लोग हैं, जिसमें इतने कश्मकश वाले जीने वाले लोग हाँ, हैं, वहाँ जो मतदान मेहनत कम कश क्यों लोग हुआ? हैं, वहाँ पे 57% लोग क्यों बाहर आए वोट डालने के लिए? ये एक चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है। देखिए 3 जो जगह कम हुआ है, रोहतक भी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, फरीदाबाद भी कम हुआ और सोनीपत भी कम हुआ। इसका कारण जो मैं सोचता हूँ वो जो कैंडिडेट चुने गए, पैरासूट कैंडिडेट, उससे जो वर्कर था वो उतना एनर्जाइज नहीं हुआ, और जो मतदाता था वो भी उलझा है। वर्कर जब तक नहीं करेंगे तो मतदाता भी उतना नहीं आता, वो जुड़ नहीं तो पाया। basic इस पर चीज़ ये सर है चर्चा कि करूंगी। तीनों हमारे जो साथ हुआ, ओंकार उसका बड़ा चौधरी, इफेक्ट रहा। हरिभूमि के संपादक ओंकार चौधरी जी रोहतक से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, 68% तकरीबन मतदान हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार 74% तक पहुंच रहा है। किस तरफ इशारा करता है? क्या लोग जागरूक हुए हैं इसलिए मतदान के लिए निकले हैं, या बदलाव की चाहत में बाहर आए हैं हरियाणा के लोग? देखिए, दो ही कारण होते हैं जब हैवी पोल होता है, या तो बदलाव के लिए या फिर ये माना जाए कि जो सरकार का कामकाज है उस पर लोगों की पूरे दिल से मोहर है। आपको क्या लग रहा है? तो ऐसे में जबकि माहौल एक दूसरे तरीके का है पूरे उत्तर भारत में, और यहाँ पर राज्य में अगर देख 9.5 साल की गवर्नमेंट है और एंटी इनकम्बेंसी है, और दिल्ली की सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी करीब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो जो दूसरा फैक्टर है कि सरकार के कामकाज पर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मोहर लगाई हो, वो तो खारिज हो जाता है। अगर हैवी पोल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये बदलाव के लिए हो रहा है, और बदलाव का मतलब सीधा ये है 2004 में और 2009 में दोनों ही लोकसभा चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। ठीक। तो बदलाव का मतलब ये है कि इस बार मामला उलट है, कांग्रेस को की सीटें रिड्यूस होने जा रही हैं और जो विपक्षी दल हैं उनकी सीटें बढ़ने जा रही हैं। रोहतक का क्या मानेंगे? रोहतक का मुकाबला क्या हो सकता है? देखिए, मेरी लगभग सभी राजनीतिक दलों की लीडरशिप से बातचीत होती है जी। कांग्रेस मीडिया के लिए और पब्लिक के लिए भले ही कॉन्फिडेंस के साथ बयान देते हों, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत वो भी मानते हैं कि रोहतक ही हमारी एक ऐसी सीट है जिसको हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वो आ रही है, यानी रिपीट हो रही है। क्या इस बार चुनाव यहाँ मुद्दों पर लड़ा गया है, या उसी तरह से जातिगत समीकरण लगता है चलेंगे? देखिए राजेंद्र जी, जातिगत समीकरण तो अपनी जगह काम करते ही हैं, लेकिन इस बार मुद्दे भी रहे हैं। सब जानते हैं कि महंगाई एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण भी एक मुद्दा बना है, कांग्रेस के लीडर माने या नहीं माने, लेकिन एक मुद्दा है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन भी हुए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के जी। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो वोटरों की नाराजगी है, उसको चुनाव से ठीक पहले थोड़ा कम करने की कोशिशें भी सरकार की तरफ से हुई हैं। जैसे जाटों को आरक्षण का मसला था, वो केंद्रीय नौकरियों में देने का कैबिनेट ने जो है उस पर मोहर लगा दी, और गोहाना की रैली में चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारी घोषणा की थी। इसके अलावा भी चाहे अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात हो, चाहे कर्मचारियों को भत्ता देने की बात हो, तो कई इस तरह की चीजें वो की तो गई। सर हर सरकार करती है, चुनाव से पहले तो हर सरकार करती है। हाँ। आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव, पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है, आपको लगता है कि जो लोग बाहर आए हैं, लगता है कि आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप हरियाणा से वंशवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद की सियासत खत्म करने का संकल्प लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं।
एक तो हरियाणा में जो मतदान का जो प्रतिशत रहा है उसको देखने का एक परंपरागत तरीका हो सकता है, जिसकी बात हम कर सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होता है तो वोट परसेंटेज बढ़ता है। मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं कि जब जब समाज पॉलिटिसाइज ज़्यादा होता है और पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा भागीदारी करता है कि सत्ता जब बनने जा रही है, जो जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है उसको कैसे तय करना है, तब लोकसभा के चुनाव में परसेंटेज ज़्यादा होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1977 का जो 1977 का चुनाव था उसके प्रतिशत से करीब करीब नज़दीक पहुंचा और पहली बार उसके नज़दीक पहुंचा है। और 1977 के चुनाव को आप इस देश का बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड इलेक्शन कह सकते हैं। इस चुनाव में भी मुझे कम से कम वही लगता है जो डॉक्टर साहब ने कहा, अन्ना आंदोलन, और उस आंदोलन के बाद लगातार आम आदमी पार्टी का बनना और जिस विचार की राजनीति की उसने बात की वो उस वर्ग तक उसकी पहुंची जो वोट से दूर रहता था, हरियाणा वोट में नहीं पहुंची डालता है था। उस वर्ग तक जो तमाम जहां 70% लोग गांव में हैं। बिल्कुल, हरियाणा में मुझे लगता है कि जो वर्ग राजनीति में सीधा हिस्सा नहीं लेता था, हिस्सा कौन लेता था? जो राजनीतिक पार्टियों के कैडर था वो लेता था और कुछ लोगों को मोबिलाइज करके अपने पक्ष में ले आता था एक वैक्यूम में। आम आदमी पार्टी के साथ बहुत बड़ा वर्ग वो जुड़ा है जो राजनीति में पहले नहीं था, जो राजनीति बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभाता पर ये भी था। कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा असर रहा है। मैं पहले पूरी बात कह लूं फिर शहरी और ग्रामीण का अंतर अपनी बात कह दूंगा। वो वर्ग जुड़ा जो राजनीति से दूर रहता था और आखिर में कुछ वर्ग उसमें हिस्सा वोट डालता था और कुछ नहीं डालता था। अब उसका एक बड़ा वर्ग सक्रिय रूप से राजनीति के अंदर हिस्सा बना, उसमें लोगों को मोबिलाइज करने लगा, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के नाते काम किया। और जिसको उसने किया तो वो जब लोगों में गया जो राजनीति बहुत सक्रिय नहीं है, उन लोगों ने उनकी बात को इस तरह से समझा और देखा कि ये वो परंपरागत राजनीति के खिलाड़ी नहीं है, इसलिए राजनीति को एक दूसरी दृष्टि से देखने का काम हुआ। शहर में ज्यादा हुआ, गांव में हमारे साधनों की कम होने की वजह से हम उतना नहीं पहुंचे जितना शहर में गए हैं, परंतु गांव में हम गए हैं और इस चुनाव में हर गांव तक हमने पहुंचने की कोशिश की और लगभग हरियाणा के गांव में हम पहुंचे हैं। तो एक मुझे ये लगता है कि एक परंपरागत तरीका हो सकता है और एक राजनीति में बदलते जो स्वरूप जो राजनीतिक है उसका असर हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है हरियाणा में जो हुआ है उसमें जो राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, और मुझे सबसे सुंदर बात ये लगती है ये इस देश की लोकतंत्र और नई राजनीति की जीत का एक नमूना है जिसमें लोग ऐसे माहौल पे जब एक तरफा बयार नहीं बह रही है। अगर हरियाणा की आज भी हम बहुत फेयर बात करें तब आप ये नहीं कह सकते कि किसी पार्टी को 10 सीटें मिलने जा रही हैं या 9 सीटें मिलने जा रही हैं। इन परिस्थितियों में इतना बड़ा मतदान होना, अब तक जितनी बार भी बड़ा मतदान हुआ होगा एक पार्टी स्वीप करती रही है, इस बार ऐसा तो कोई दावा ही नहीं कर रहा है और उस समय बड़ा मतदान ना तो कोई यहाँ हरियाणा में ना तो कोई लहर दिखाई दे रही है और आप कह रहे हैं कि राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। कितना बदल रहा है और क्या किसी की भी लहर नहीं थी या किसकी कितनी थी? संजीव, जो राजीव सवाल उठा रहे थे कि परंपरागत राजनीति से परे हटकर एक जो बदलाव की बात कह रहे हैं कि राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, लग रहा है इसलिए जो भागीदारी है वो भी बढ़ी है। लोगों को लगा है कि उनका वोट कीमती है इसलिए वो बाहर आए हैं और एक हिस्सा बनने की कोशिश व्यवस्था में। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कई मुद्दे उसमें सक्रिय होते हैं। उसमें कुदारा जी ने जो बोला है उस मुद्दे को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मैं तो समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने भी जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे रिलेवेंट हैं। बेशक कल को अरविंद केजरीवाल को सीट मिले ना मिले, आम आदमी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस होगा, लेकिन जो मसले उठा दिए हैं वो मैं नहीं समझता कि भारतीय राजनीति से इतनी जल्दी खत्म होने वाले हैं और वो मसलों के रिलेवेंट अभी रहेगा और वो कुछ नए मसले लेकर आए। हाँ, लेकिन जो हरियाणा का परंपरागत वोट बैंक है उस पर असर पड़ा होगा। देखिए, अब एक बात बताइए कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट पड़े हैं तो हरियाणा में भी वोट तो प्रतिशत मिलेगा, मैं ये नहीं कहता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा से बेहतर वोट प्रतिशत पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिलेगा, मेरा ये मानना है। जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, उसकी वजह कुछ खास? उसकी वजह ये है कि पंजाब में एक अलग तरह की स्थिति है। पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ भी लोगों में बहुत नाराजगी है और जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उससे भी लोग उब चुके हैं, विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अब सीट में कितना तब्दील होगा मुझे नहीं पता, वो यहाँ क्यों लेकिन नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं? हरियाणा में अभी वो स्थिति देखने की नहीं है, कारण मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि पंजाब में या तो बहुत ज़्यादा चरम हो चुका है, हरियाणा में उतना चरम नहीं है अभी। हरियाणा में जिस ढंग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का कार्यकाल अगर आप देखिए तो वो स्थितियां नहीं आई है। कुछ चीज़ें जो सामने आई सरकार के खिलाफ उतने आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन पंजाब में कुछ हालात ज़्यादा खराब नज़र आए हैं। और जिस तरह से सरकार दोनों दलों के खिलाफ, मैं नहीं कहता कि भाजपा और कांग्रेस बहुत, भारतीय जनता पार्टी अकाली दल गठबंधन ही नहीं, कांग्रेस भी जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो सबका एक ही कैरेक्टर के रूप में जो लोग हैं वो थोड़ा सा उबने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत उससे बढ़ेगा। जो दोनों दलों से नाराज है उनको एक बेहतर विकल्प पंजाब में नुकसान किसको पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी? अब ये तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में किसके वोट काटेगी? अगर आप कह रहे हैं अगर सीट नहीं भी जाती असर तो पड़ेगा।
देखिए, निश्चित तौर पे वोट तो वो हर तबका के ले रहे हैं, मध्य वर्ग का भी ले रहे हैं, निचले तबके का भी ले रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के को अब दिल्ली का अगर आंकड़ा उठाए तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कर दिया था। बीजेपी को, इनेलो को, किसको? हरियाणा। दिल्ली का अगर आप रिजल्ट दें तो सबसे भारी नुकसान कांग्रेस का हुआ था। हाँ, पर वहां तो वही बात कहते हैं ना कि शहरी वोट ज्यादा है। हाँ, अब हरियाणा में क्या नुकसान करेंगे, ग्रामीण मतदाताओं में कितना ये प्रभाव ले पाए हैं, और हरियाणा में एक जो कास्ट पॉलिटिक्स है उस बैरियर को कितना ये तोड़ पाए हैं, क्योंकि जाट वर्सेस नॉन जाट का एक परंपरागत यहाँ पर राजनीति भी होती है, उस बैरियर को जो आम आदमी पार्टी कितना तोड़ पाई है, ये तो इलेक्शन रिजल्ट ही बताएगा। हालांकि जो हरियाणा, बड़ी दिलचस्प, मैं एक और कहना चाहता हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस समय जातीय बंधन टूट रहा है। हरियाणा में उतना उग्र रूप से जातीय बंधन नहीं टूट रहा है। बिहार के रिजल्ट बड़े आश्चर्यजनक आने वाले हैं, लोग ऐसे चाहे जो कहें। बिहार उत्तर प्रदेश में एक बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहा है, जिसको लोग बाद में एनालिसिस करेंगे कि लगता है जाति का बंधन जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में टूट गया है। ओंकार जी, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, आपको लग रहा है जो संजीव कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण टूटते नजर आ रहे हैं, क्या हरियाणा में कुछ ऐसा हो सकता है इस बार? देखिए, जब भी इस तरह का इलेक्शन होता है, 77 में, 89 में इसी तरह की एक परिवर्तन की लहर दिखाई दी थी देश में। तो उस समय भी जो जातीय समीकरण और जो धार्मिक इक्वेशंस होती हैं वो सब ढह गई थी, और दोनों ही बार उत्तर भारत में बड़े बदलाव हुए थे जी, लगभग सभी स्टेट्स में। तो ये चुनाव लगभग वैसा नहीं तो कम से कम उसके करीब जरूर दिखाई दे रहा है। वैसा ही कुछ वातावरण इस बार दिखाई दे रहा है, कम से कम मीडिया में तो दिखाई दे रहा है। और जो टर्नआउट हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, आज तो खैर पहले ही चरण का बड़ा मतदान था, इससे पहले तो छुटपुट पूर्वोत्तर में कुछ कुछ सीटों पर जो है चुनाव हुए हैं, लेकिन आज बड़ा बदलाव था। और जो टर्नआउट हुआ है और जिस तरह से मतदान हुआ है सभी क्षेत्रों में, तो उससे लग रहा है कि बदलाव के लिए वोट पड़ रहा है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओंकार जी। सीटों पर मैं जाऊंगी। संजीव, गुड़गांव की पहले बात करते हैं, जहां से राव इंद्रजीत बीजेपी से खड़े हुए हैं, उसके बाद राव धर्मपाल है कांग्रेस से, इनेलो से जाकिर हुसैन है, और योगेंद्र यादव बड़ा चेहरा है यहाँ से आम आदमी पार्टी का, हरियाणा में कहा जा सकता है। यहाँ क्या समीकरण लग रहे हैं? देखिए, योगेंद्र यादव का चुनाव लड़ने का एक कारण है कि योगेंद्र यादव उस इलाके के खुद रहने वाले भी हैं, और एक दूसरा फैक्टर है, चाहे जो गोदारा जी हमसे सहमत नहीं होंगे, ये भी एक सच्चाई है कि योगेंद्र यादव की बिरादरी की भी अच्छा खासा मत वहाँ पे है। लेकिन अब ये है कि अगर जातीय समीकरण टूट गए दिल्ली की तरह, तब तो योगेंद्र यादव को बहुत भारी सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक जो हालात वहाँ बन रहे हैं कि जैसे मुस्लिम वोट काफ़ी ज़्यादा है, अब डिपेंड करता है कि योगेंद्र यादव को मुस्लिम वोट कितने मिलते हैं। अब जैसे जाकिर हुसैन वहाँ के मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और अगर मुस्लिम और अगर जाट वोट अगर कंबाइन कर दें तो वो जीतते हुए नजर आते हैं। उसी हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह का अपना कैलकुलेशन है कि मैं यादव बिरादरी का सबसे बड़ा लीडर हूँ इस बेल्ट का, और सबसे ज़्यादा यादवों का हिस्सा मैं लेके जाऊँगा, और फिर शहरी मतदाता जो है नरेंद्र मोदी के प्रभाव में हमें वोट करेगा। तो सबका अपना कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे इतना निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे बहुत अच्छी हालत नहीं होने वाली है गुड़गांव में। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लोकदल का उम्मीदवार भी इतना हम कमज़ोर नहीं मान सकते, राव इंद्रजीत को भी कमज़ोर नहीं मान सकते, और योगेंद्र यादव का भी एक अपना, उसको मैं कमज़ोर नहीं मान सकता। डॉक्टर श्याम, रोहतक सीट की मैं बात करूँ, रोहतक एक माना जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन ये भी आरोप लगे कि कांग्रेस ने फिक्सिंग की है टिकटों को लेकर, ताकि कुछ सीटों पर जीत सुनिश्चित की जा सके। देखिए, मैं सारे हरियाणा का पहले आपको बताता हूँ। जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो एनर्जाइज हुए, तो पहले क्या था कि जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास थे और युवा थे, उनके पीछे एक रामायण में चौपाई होती, कौन रप होए हमें कहानी, चेरी छांड बने का रानी। तो सोचते थे कोई राजा बने और कुछ होगा, हमारा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो वो भावना अब खत्म हुई, जिसकी वजह से, जैसे मैंने दो फैक्टर बताया, अन्ना फैक्टर और दूसरा चुनाव उसका, तो उसकी वजह से वोट परसेंटेज ज़्यादा हुई। दूसरा आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, वो होता है, सब जगह होता है, लेकिन इस बार हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा आप जो है वो कांग्रेस को दे रही है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट थी वो सारी उधर चली जाएंगी, तो जो उसकी परंपरागत वोट है कांग्रेस की वो रहेंगी। और जो दोनों चीज़ें यहाँ जो भाजपा ने पैरासूट कैंडिडेट दिए, उसका नुकसान हो रहा है। और इन लोग के क्योंकि दो बड़े नेता अंदर हैं, तो वो उतने एनर्जाइज नहीं हुए, लेकिन उसका सहानुभूति वोट नहीं मिल सकते, ये भी कहा जा रहा है कि मिल सकते हैं। ऐसे है कि सहानुभूति वोट जो है उनके एक सेट है,
उस सेट को भूपेंद्र हुड्डा ने तोड़ा है, जो पर्टिकुलर कास्ट का। दूसरा कास्ट का मैं आपको बताता हूं, जो हरियाणा का, कि जो आज 45 साल से ऊपर है वो तो आज भी कास्ट पर वोट कर रहा है, लेकिन 45 साल 40 साल से नीचे 35 साल से नीचे वाले लोगों ने कास्ट फैक्टर को छोड़ दिया हरियाणा में भी। लेकिन 45 से ऊपर वाला आज भी कास्ट के साथ उतना ही जुड़ा हुआ है जितना पहले जुड़ा हुआ था। ठीक। तो इन सारी वजह से मुझे लगता है, बाकी तो देखिए 16 मई को पता लगेगा, हाँ, कि उस फैक्टर से इन सब से कांग्रेस को फायदा होगा। ठीक है। फाइनली 67% अजय जी मतदान की खबरें आई हैं। उससे पहले हम बात कर रहे थे, एक सहानुभूति वोट आपको लगता है इनेलो के पक्ष में जा सकता है कि दो बड़े चेहरे नहीं हैं, उसका क्या विपरीत असर पड़ सकता है या उन्हें फायदा मिल सकता है इनेलो को हरियाणा में? मैं नहीं समझता किसी तरह का सहानुभूति वोट उनको मिला हो। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है हरियाणा में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो तीनों पार्टीज़ में डिवाइड हुआ है यथाशक्ति। चाहे वो इनेलो ने उसका थोड़ा सा हिस्सा लिया है, चाहे बीजेपी ने उसका हिस्सा लिया है, चाहे हजका ने उसका हिस्सा लिया है। बेसिक फैक्टर है एंटी। उनके साथ कोई सहानुभूति का इस वक्त मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस कटघरे में वो खड़े हैं चौटाला जी, और जिस दोष से वो कोर्ट ने कन्विक्ट किया है उनको, तो ऐसे केस में जब करप्शन की बात हो रही हो, जब व्यवस्था में मर्यादा लाने की बात हो रही हो, तो ऐसे में सहानुभूति नहीं है। जो मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी का जो एक टुकड़ा है, उस टुकड़े में 3 भागीदारी हैं। उन तीनों भागीदारियों में से कौन कितना अपना हिस्सा निकाल सकता है, दैट इज हाँ, लेकिन जिस तरह से वो प्रचार में जा रहे थे, प्रचार में बार बार कह रहे थे कि साजिशन उन्हें फंसाया गया है, ये एक राजनीतिक भाषा है। तो पर वहाँ के लोगों को क्या समझ नहीं आ रही हो? नहीं, वहाँ के लोग, मैं समझता हूँ कि मतदाता जो है वो कम से कम ये बात समझता है कि जब कोर्ट ने कन्विक्शन की होती है तो उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे इंदिरा गांधी के केस में कोर्ट ने कन्विक्शन की थी कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जो आपने इलेक्शन लड़ा है, अगर हम वापस 75 के पास जाते हैं तो इट वॉज ए कोर्ट्स कन्विक्शन। लेकिन उसका उनको सहानुभूति नहीं मिली 77 में। ना सहानुभूति तब थी जिस तरह से उन्होंने सारे एक तंत्र को बिल्कुल विक्षुब्ध कर दिया, एकदम तंत्र तोड़ दिया और अपने तरीके से इमरजेंसी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आम आदमी ये समझता है कि पॉलिटिसाइजेशन या पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो होता है, निश्चित रूप में होता है। सीबीआई अगर कुछ करेगी तो निश्चित रूप में किसी का हिस्सा बन के करती है, वो सब समझते हैं लोग। लेकिन अभी तक ये समझा जा रहा है कि अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट करती है, हालांकि कोर्ट के केसेस भी को बहुत दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, यही तो वो बार बार कह रहे हैं। एक मोदी लहर की जो बात कही जाती है, उसका असर देखते हैं, बीजेपी को फायदा मिल सकता है उसका हरियाणा में? मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारा इलेक्शन जो है मोदी 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 मोदी, भाजपा का नाम कम हो गया, वहाँ के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनका नाम गौण हो गया। बात हो रही है मोदी की सरकार, अब की बार मोदी की सरकार। तो ये एक यूफोरिया जो बिल्ड किया गया है, ये एक जो हाइपोथेसिस बिल्ड किया गया है, ये कितना, हाउ मच डज इट कट द आइस, ये इट इज हैज टू बी सीन। बट मुझे लगता है कि इसने शायद कोई ना कोई प्रभाव जरूर। संजीव, आपको क्या लगता है? बीजेपी की उम्मीदवारों की बात की जा रही थी कि कांग्रेस ये कह रही कि इनके पास तो अपने उम्मीदवार ही नहीं है, उधार के उम्मीदवार लिए या हमसे लिए हैं, इनेलो भी यही कह रही है। इन सब के बीच क्या मोदी लहर असर कर सकती है? देखिए, 2 बातें हैं। बीजेपी के पास उधार के उम्मीदवार तो मजबूरी थी। अब हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल तो भाजपा नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी है हरियाणा में, तो उम्मीदवार तो उन्होंने आयात ही करने थे। अब अगर आप 91 और 90 की बात देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं होते थे, उम्मीदवार दूसरे पार्टियों से आए, दूसरे कई राजनीतिक दलों के लोग भाजपा में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता बने। देखिए, ये कहने की कोई बात नहीं है भाजपा ने इम्पोर्ट किए, वो किए या प्लान, ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब कि ऑफ द रिकॉर्ड की बात नहीं है। कैंडिडेट कांग्रेस से भी गए हैं, फिक्सिंग भी हुई होगी, तमाम बातें भी हुई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये सिर्फ हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 सीटों पे ऐसा हुआ है, बिहार में कम से कम 8 सीटों पे ऐसा हुआ है। दूसरे दलों के 9 उम्मीदवार, जो जेडीयू के 8 सिटिंग सांसद भाजपा ज्वाइन किए हैं। आप उसको क्या बोलेंगे? दल से जुड़े हैं या व्यक्ति से? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अंत में जब बिहार में जो चुनाव हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी फैक्टर नहीं है। अगर हम वोट करेंगे तो नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, हम एक कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या लग रहा है? हरियाणा में भी ये लास्ट में 3-4 दिनों में खत्म हो गया। वो कोई उसका कांग्रेस को लाभ नहीं मिलने जा रहा है कि कैंडिडेट कांग्रेस से इंपोर्टेड हैं या कांग्रेस से गए हुए हैं, इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है। जो उम्मीदवार जो थे, अगर वो अच्छे चरित्र के उम्मीदवार
कांग्रेस का कोई फैक्टर नहीं है। अगर उनका व्यक्तिगत कैरेक्टर खराब होगा वो मर जाएं, लेकिन अगर कांग्रेस ये सोचे कि कांग्रेस से वो गए हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं निकले हैं, वो खत्म हो गया है। चंडीगढ़ आपका उदाहरण है। किरण खेर जब आई तो मुझे तो लगा था, मुझे लगा कि ऐसा मतलब कि कुछ रिवोल्ट होने की स्थिति थी, लेकिन लास्ट में मैनेज कर लिए गए। नहीं हो सकता। जहाँ गुड़गांव की बात करें वहाँ राविंदर जी, जीत को लाया गया, मैनेज कर लिए गए। तो मैनेज करना और लहर होना तो दो अलग अलग चीजें हैं ना। वो तो देखिए राजनीति की बात कर रहे हैं कि लहर की बात कर रहे हैं? राजनीति में मैनेजमेंट और लहर, ये अब आप ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी पूरी लहर पे चुनाव लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट नहीं है। पत्रकार होने के नाते तो मैं नहीं बोलता। मैनेजमेंट का हरियाणा में तो दूसरी बात क्या है दोनों- कि दोनों- भाजपा दोनों का फैक्टर है। दोनों- आप इस दोनों चीज को नहीं कर चीजें, सकते। हम ये कभी नहीं कह आधार सकते रहा ही नहीं। कि नरेंद्र मोदी एकदम है तो उनको वो लहर पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर उनके सारे सिस्टम को मैं इसके बारे में हरियाणा में देखिए भाजपा का कभी आधार रहा नहीं। अगर वहां 2 कैंडिडेट आए थे पिछली बार, तो वो 2 कैंडिडेट अपने दम पर आए थे, भाजपा के नाम से नहीं आए थे। जो एमएलए के इलेक्शन की बात करता हूँ, उसके अलावा भी क्या है कि आप ये देखिए कि भाजपा जब भी अकेली लड़ी है, 4 एमएलए हैं बीजेपी। 4 एमएलए, उनमें से 2 जो हैं अपने दम पर हैं, 2 भाजपा के हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब भी भाजपा ने अकेले लड़ा है वो कहीं नहीं रही है। तो अब भी क्योंकि कुलदीप अब वो बिश्नोई के अकेले साथ है या हजका के साथ हजका का अपना दिख रोल रहा है? कहाँ है? देखिए उसके 6 थे, 5 चले गए थे और वो 5 अपने दम पर आए थे। तो ये तो उस तरीके से आए यहाँ थे। कांग्रेस से गए हैं उसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को। देखिए कांग्रेस से गए का फायदा अगर उनका इंडिविजुअल कोई है तो मिल सकता है उसको, उस पर्टिकुलर आदमी को। गुड़गांव में राव इंद्रजीत एक दिग्गज उसकी नेता अपनी वोट्स हैं, लेकिन वो उसका भाजपा वाले उससे डिमोरलाइज हो गए कि भाई इतने दिनों से ये कल आया है। इसी तरह भिवानी में हुआ। तो इसका सबसे बड़ा क्या हुआ कि जो 3 जगह जैसे इन्होंने बताया कि स्प्लिट हुई एंटी कन्वेंस से, उससे मुझे लगता है कि उससे कांग्रेस को फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस की अपनी वोट्स तो है ही। दूसरा जो है भूपेंद्र हुड्डा ने जो इनलो की वोट थी, जाट वोट जिसको बोला जाता था, उसमें सेंध लगाई है। इसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता कि भाई उसमें सेंध नहीं लगी है। इनलो डिमोरलाइज, क्योंकि उनके जो 2 तगड़े जो थे लीडर जिनको माना जाता था, क्योंकि अभय चौटाला को और वो जो दूसरे 2 उनके बच्चे आए हैं उनको अभी तक लीडर नहीं मानती जनता, जबकि अजय फिर भी आ गया था उसमें और चौटाला जी तो थे ही। तो उस वजह से उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी 3 जगह स्प्लिट हो रहा है, उसका फायदा डेफिनेटली कांग्रेस को मिलेगा। मैं इसमें देखिएगा कमिटमेंट करना चाहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी 3 जगह कतई स्प्लिट नहीं हो रहा है। वोटर ने समझदारी से उस विपक्षी दल को वोट दिया है। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ सिरसा की, हाँ जी। हिसार की, इस सीट पे कांग्रेस 100% तीसरे नंबर पे जा रही है। आप इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एंटी आपकी इनकम्बेंसी कितनी सीट आएंगी आपके हिसार हिसाब में से? मान गई, सिरसा में आप नहीं, कैसे हरियाणा में सिरसा में आपकी तीसरे सीट नंबर कितनी पे। आएंगी? नहीं, आम आदमी पार्टी की तो मैं अभी बात नहीं कर नहीं, रहा मैं हूँ। पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं वोट कह रहा उनको मिलेंगी। हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वोट उनको मिलेगी, लेकिन अगर हाँ, दिल्ली तो के नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि दिल्ली के अगर वो नहीं, वोट नहीं, कहाँ जाएगा? मैं इसमें सिरसा करेक्शन तीसरे करना नंबर चाहता पर हूँ, मैं आप इसमें कह रहे करेक्शन करना चाहता हूँ कि आम कांग्रेस इस बात से बड़ी प्रसन्न हो रही है कि आम आदमी पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ रहा है। तो दिल्ली के चुनाव में एक बहुत अच्छा रिजल्ट इनके लिए आईना है, कांग्रेस के लोगों के लिए, कि दिल्ली में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जो वोट स्प्लिट, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट होने के बावजूद कांग्रेस तीसरे नंबर पे गई। देखिए 8 दिल्ली सीट में लेके आई। एक सस्टेन्ड जो था 2 साल का एक दिल्ली जो मूवमेंट था, था, दिल्ली was a यहाँ वो different मूवमेंट state। नहीं है। दिल्ली को आप हर जगह राजेंद्र, मैं थोड़ी एक बात सारे कहना इंडिया चाहता में हूँ। लेके मुझे जो लगता है, जी पूरी बात मैंने सुनी हरियाणा में लहर क्या है, जाति का वोट क्या, मुझे एक बार फिर लगता है हम बहुत मोटे फ्रेम में चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम फ्रेम को थोड़ा छोटा करें, उसके हिस्से कर दें। अब सिरसा को अलग तरह देखें, हिसार को अलग तरह देखें, रोहतक को अलग तरह देखें, मेवात और गुड़गांव को अलग तरह देखें, कुरुक्षेत्र और सोनीपत को अलग तरह देखें। ये जो हम जाट नॉन जाट की बात करते हैं, तो अचानक फिर रोहतक का जाट और हिसार का जाट और सिरसा का जाट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको क्यों नहीं देखते हम? देखना चाहिए ना। फिर ये जो उन्होंने बड़े बड़े खांचे बना दिए हैं, मुझे लगता है इस पॉलिटिक्स का बहुत नुकसान करते हैं जब हम बात करते हैं। मैं उसकी चिंता जाहिर कर रहा हूँ। लहर की अगर हम बात करते हैं, सिरसा में वो लहर कहीं नहीं दिखती, हिसार में लहर कहीं नहीं दिखती मोदी राम की, रोहतक में कहीं नहीं दिखती, 3 निकल गए। भिवानी में जब दिखती है तो मोदी की लहर नहीं दिखती। धर्मवीर को लाकर धर्मवीर का अपना जो स्ट्रेंथ है, हाँ। उसको भुनाने की कोशिश होती है। गुड़गांव में वही होता है। राविंदर जी। सोनीपत में लहर के नाम पे, क्योंकि वो जो बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा जो कांग्रेस से आया था, उसका अपना बहुत बेस नहीं है, तो बीजेपी वहां कहीं दिख नहीं रही है। कुरुक्षेत्र में वही स्थिति दिखती है। ये पूरी स्थिति को हम देखें तो इनको हमें हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि कहीं भी किसी भी सीट पे जाएं, अब गुड़गांव पे भी जाएं। और आपने बात कही कि यादव वोट की बात की, 3 कैंडिडेट यादव हैं, तो वो लोग किस तरह देखना चाहते हैं कि वो जाति के आधार पे वोट कैसे बनता है।
हिसार के अंदर 3 जाट कैंडिडेट हैं, कैसे वोट बंट रहा है? इन चीजों को हमें गहराई से देखना चाहिए। मोटे फ्रेम में डालने से पूरी स्थिति को हम समझते नहीं है, समझ नहीं पाएंगे, जनता भी नहीं समझ पाएगी। रादर हम जो राजनीति बननी चाहिए, जिसका मुझे लगता है हम सब सहमत होंगे कि जाति की राजनीति टूटनी चाहिए, कटघरों की राजनीति टूटनी चाहिए, मुद्दों के और समाज के आगे बढ़ने की राजनीति होनी चाहिए, वो इस तरह के आर्गुमेंट से पिछड़ती है। मुझे लगता है कि उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम लगातार बात करें हरियाणा में किस तरह की स्थिति हो रही है, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर जो दूसरा प्रभाव होता है, उसमें लोग अपनी अपनी तरह से आदमी को चुनते हैं। किस पार्टी को चुनेंगे उसका अलग अलग तरह से प्रभाव होता है। किसी एक पार्टी को पूरा एंटी इनकम्बेंसी जाता नहीं है। एक फैक्टर होता है आखिर में जो प्योरली एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, प्योरली जो और कोई कंसिडरेशन नहीं देखता, वो आखिर में एक छोटा हिस्सा ये देखता है कि इसको सरकार को हरा कौन रहा है। वो एक फैक्टर होता है जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे। बहुत बड़ा वोट जो सरकार के खिलाफ जाता है, वो सिर्फ एक मकसद नहीं देखता, वो एक नई राजनीति की बात भी देखता है। इसलिए मैंने जो पहले कहा, हरियाणा में आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि फलां पार्टी 10 की 10 सीट जीतने जा रही है। कहीं वो वोट चौटाला की तरफ झुकता दिखता है, कहीं वो हजका और मोदी की तरफ झुकता दिखता है, कहीं वो आपकी तरफ झुकता दिखता है। और जो आपने एक बार बार हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आई, वो नुकसान किसका करेगी, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इस देश की राजनीति में नई पार्टी जो भी आएगी, नई ताकत जो भी बनने की बात करेगी, नया विचार जो आएगा, उसको इस तरह से रेखांकित करना कि नुकसान और फायदा किसका कर रहा है, मुझे लगता है एक बार फिर हम राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कोई फायदा और नुकसान किसी एक का कभी नहीं होता। नुकसान उस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का होता है अगर वो नए लोगों को जोड़ती है। अगर उन्हीं में से कुछ जोड़ तोड़ करती है तब भी किसी एक का फायदा नुकसान नहीं होता। आपकी बात ठीक सब है, जगह से लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली नुकसान तो फायदा आती है ये सबके बात। बीच आम आदमी पार्टी आपकी हरियाणा में आप खुद को किस तरह से खड़ा दिखते हैं? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के पूरे चुनाव को देखने के बाद मुझे लगता है हरियाणा में एक नई राजनीति की शुरुआत हमने की है। हरियाणा में वंशवाद की राजनीति का एक आर्गुमेंट चला है। हरियाणा में 2 और उदाहरण देखिए आप। विनोद शर्मा की जो एंट्री होने जा रही थी, वो जिस तरह रुकी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो आपकी वजह से रुकी? मुझे लगता है, मैं आपको कहना शायद बड़ी बात होगी, परंतु एक जिस नई राजनीति का विचार की राजनीति को हमने इस जगह दी है, उस राजनीति का प्रभाव उसमें दिखता है। मैं कहूं कि सिर्फ हमारी वजह से थी, मैं वो नहीं कह रहा हूं। संजीवी जी ने जैसे कहा कि एक नया विचार जो उभरा है राजनीति का, उसका प्रभाव दिखता है। चंद्रमोहन को टिकट मिलने के बाद अचानक बदल देने की विचार कहां से आया? एक तरफ हम सब तरह की चीजें करते हैं, परंतु धर्मवीर को बीजेपी को धर्मवीर और उसको राव इंद्रजीत को भी नहीं मिलना वही बात चाहिए कह आपका प्रभाव होता। सर नहीं, कहां से जाता? अगेन फिर आप वही मोटे मुहावरे में आ रहे हैं। मैं वही बात कहने जा रहा था, नहीं तो धर्मवीर के मामले वो नहीं दिखता। मैं वही कह रहा था, गोपाल कांडा आखिरी 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। ये खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसका विरोध के सामने नहीं आया। जब मैं ये कहता हूं कि इस तरह की चीजें हो रही है और अचानक डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां क्यों नहीं दिखा, मैं पहले ही कह रहा था कि राजनीति के किसी भी आर्गुमेंट का असर सारे बैरिकेड्स तोड़ के एक ही तरह नहीं होता है। वो अपने अपनी जगह तलाशता है। एक तरह उसका प्रभाव होता है, दूसरी जगह नहीं होता है। कोई जगह कोई ताकत दूसरी बड़े रूप में आती है, एक जगह उसका प्रभाव ज्यादा होता है, दूसरी जगह कम होती है। कोई एक फैक्टर सब जगह एक तरह चलेगा, मैं तो उस आर्गुमेंट को खारिज कर रहा हूं। चाहे वो जाति का सवाल हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी का सवाल हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे मौका प्रस्ती का सवाल हो। वालों में जाति का परंतु टूटा है। नहीं सर, आपको मैं एक और बात बताऊं, जो मोदी के लहर का आर्गुमेंट चल रहा था और जो भिवानी की जो स्थिति थी, जहां एंटी इनकम्बेंसी वोट का मामला था, कांग्रेस हरियाणा में तो लहर उसके बाद अगर धर्मवीर अगर उम्मीदवार ना होता और पार्टी का कोई पुराना चेहरा वोट कैंडिडेट होता भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक तरफा बात लोग हो सकता है भिवानी में कर रहे होते, परंतु आज नहीं कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? ये धर्मवीर को आखिरी समय में लेके आने का प्रभाव मुझे तो दिखता है। अब वो बिल्कुल एकदम पिछड़ गया है तब आप देखेंगे, या उसको हटाना नहीं पड़ा तब देखेंगे। इतने ब्लैक एंड व्हाइट में आप चीजों को देखना चाहते हैं, मुझे लगता है भारतीय। लेकिन आप इस बात को तो नकार नहीं सकते कि जब वोट स्प्लिट होंगी एंटी इनकम्बेंसी, तो क्या होगा? क्या स्प्लिट नहीं होंगी वोट? हाँ होंगी। हाँ, तो फिर उसका प्रभाव तो प्रैक्टिकल पड़ेगा ना। उसको कैसे आप उसको ये कह रहे हैं? अगर एक मान लिया, देखिए मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। जानते हैं कि इनलो और भाजपा का अगर वो कॉम्बिनेशन होता तो इसका फर्क पड़ता, लेकिन ये स्प्लिट होने से डेफिनेटली मैं आप ये देखिएगा 16 मई को कि कांग्रेस को फायदा 16 मई का इंतजार करना। इस आखिरी सेगमेंट में संजीव कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हुई हैं। कई जगह मतदान का बहिष्कार किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि आप तो आते हो वोट मांगने, 5 साल बाद हमारी सुधि नहीं लेते हो। कुछ जगह ये भी सुनने में आया कि उन्होंने कहा बहु दिलाओ और वोट पाओ, ये भी चला है हरियाणा में। नहीं तो फिर उसमें बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। नोटा एक ऑप्शन आ गया है, उसको लोग दबाएं कि हमें कोई पसंद नहीं। उसके बारे में लोग लगता है जागरूक हुए इस बार नोटा विकल्प के बारे में। तो देखिए वो तो जब मतगणना होगा उसके बाद ही ये पता चलेगा। लेकिन ये विकल्प अच्छा आ गया है कि अगर आप बहिष्कार मत करें, आप कहें इसमें से कोई पसंद नहीं है हमें यहाँ पे। डॉक्टर श्याम, ये किस तरफ इशारा करता है, बहु दिलाओ और वोट पाओ?
देखिए वो मजाक की बात हो सकती है। और नोटा का जहाँ नहीं, ये तक हुआ है जो संगठन है जो ये लैंगिक अनुपात वहाँ बिगड़ा हुआ है, हाँ जी। उस वजह से ये भी काफी चर्चा में रही नहीं, खबर। चर्चा में मैंने बताया ना कि ये क्या होता है कि आप टीवी वाले मुद्दा एक आदमी ने कह दिया उसको उठा लेते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कौन बहु दिलाएगा वोट के लिए और कौन देगा, ये दिस इज़ नॉट अ थिंग। नोटा की बात जो है, नोटा में जो डिस्कशन मेरा जैसे मरीज आते हैं उनसे हुआ, वो के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया 50% भी नोटा करते हैं तो भी इफेक्ट नहीं होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिली है वो मिलेंगे। इसलिए नोटा के बारे में जो जागरूक तो है वोटर, लेकिन वो उसको यूज़ करने के बारे में इतना जागरूक नहीं है। वो कहते इसका फ़ायदा तो है नहीं। फ़ायदा तो तब है कि भाई नोटा का जो इफेक्ट हो, ये फायदा वो किसी यानी और कि- को है ना, जिसने एनालाइज करना है कि भारतीय समाज में नहीं उसका है, कितने लेकिन लोग वोटर जो हैं अपनी वो सोचता है। इस व्यवस्था से कुंठित हैं। नहीं आगे हो सकता है कैसे इसका लोग फायदा हैं हो जो जाए। इस अच्छा, व्यवस्था लगता से- है कि नोटा का इस्तेमाल हुआ होगा। हुआ तो होगा डेफिनेटली, लेकिन जितना होना अभी कुछ चाहिए भी था कहना इफेक्टिव वो नहीं हुआ। सार्थक नहीं है, एक क्योंकि बात मैं कहना चाहता हूँ नोटा वाले पे। जो हम नोटा और बहिष्कार की बात करते हैं, एक तो बहिष्कार हमारे यहाँ एक लंबे समय से चला है और नोटा पहली बार हुआ, शायद अभी वो आर्ग्यूमेंट में बदला नहीं है। एक दूसरी बात और है, नोटा का चर्चा होगी जब रिजल्ट आ जाएगा। बहिष्कार का जब कोई फैसला करता है तो उस चुनाव के दौरान अपना प्रेशर बना रहा होता है कि हमारी मांगे इस पे क्योंकि गौर यही वक्त कीजिए। उन्हें लगता है सही। मीडिया उसको उठाता है, मीडिया उसी को तवज्जो देता है। नोटा का तो चुनाव के बाद होगा, तो बहिष्कार का फैसला कहने के एक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करता है, उसका इसलिए भी होता है। दूसरा जो आपने एक बात कही कि बहु दिलाओ वोट पाओ, वो मैं ये डॉक्टर साहब की बात से प्रेशर सहमत- किसके ऊपर पड़ता है? अगर Political अगर पार्टियों अगर पे। 70% लोग जो लोग वोट मांगने अजय सर, जी नहीं, जा रहे एक हैं। मिनट, उसके अलावा कि उस एक प्रेशराइज का आज ओहो, कोई फायदा एक नहीं होता, मिनट, क्योंकि मैं आप अपनी दे नहीं बात सकते। तो कह लूं ना, प्लीज अलाउ मी। 70% लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कहते हैं कि वी डोंट फेवर एनी कैंडिडेट, तो किस पे प्रेशर पड़ा? कहते हैं बताइए, पर- आप बताइए। हाँ, मैं कहना चाहता था, एक तो जो बहिष्कार की जितनी खबरें हैं वो एक गांव में 1000 लोगों ने कहा, 2000 लोगों ने कहा, एक फलान आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर सर, मैं अपनी पड़ता है, बात पूरी तो कर रहा आप हूं। एक सीधा सी बात का सीधा सा जवाब दे दीजिए ना कि प्रेशर वो किसके ऊपर पड़ेगा? सर वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए। जब 1500 लोग कहते हैं तो वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे होता है कि हमारा ये मुद्दा है, इसको आके एड्रेस कीजिए। और सब जगह के बहिष्कार की खबरें वहीं से आई हैं जहां उनकी एक स्पेसिफिक मांग है और उसको किसी पार्टी ने सुना नहीं, एड्रेस नहीं किया, सिर्फ वहां से आई हैं। नोटा का फैसला करने के बाद उस तरह का प्रभाव नहीं जाता, मीडिया नोटा में क्या होगा उसको उठाता नहीं है, इस फैसले को ज्यादा उठाता है। दूसरा आपने जो बात कही- मीडिया उठाता नहीं है, ये आप एकदम स्वीपिंगली नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहली बार प्रोविजन आया है और पहली बार जो प्रोविजन आया है उसके बारे में आप कमेंट्री इसलिए नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो अभी आने वाला है। सर, नोटा आपके- की बात आपकी मीडिया सलाह के लिए करेगा, आपका- मीडिया सर, आपकी मीडिया सलाह के लिए मीडिया धन्यवाद। मैं अपनी करेगा, बात पूरी कर रहा हूं जो दूसरी कर रहा हूं। मीडिया करेगा। हम मीडिया से है ना, मैं इसलिए थोड़ा रिएक्ट कर रहा हूँ। ये वो तो सर, मैं उन्होंने एक बार पहले फिर भी कह रहा कहा है। हूं कि मीडिया जिस तरह से करता है उसमें अभी तक लोगों को विश्वास नहीं हुआ है कि नोटा की बात कर लेंगे तभी हाँ, ऐसा करेगा। मीडिया ये मेरी- तो आप मीडिया- है मीडिया से, पर मेरी असहमति को दर्ज कर नहीं, दीजिए। वो तो ठीक है। दूसरा जो आपने बहु दिलाओ वोट पाओ वाली ना बात बिजली कही, ना पानी ना नौकरी मुद्दा, बहु मुझे दिलाओ लगता है वोट पाओ। दो चीजें हैं। एक तो चीजों को स्टीरियोटाइप करके पेश करना जो बहुत आकर्षक ये मुद्दा आकर्षक है होते नहीं। हैं। ये मुद्दा इस तरह से हरियाणा है में तो है। परंतु नहीं, हरियाणा में जिस तरह से हम रख रहे हैं वो मुद्दा है नहीं। मुझे भी कम से कम हरियाणा में घूमते हुए कहीं ऐसा नजर नहीं आया। कहीं किसी लोगों ने कह दिया जिस डॉक्टर साहब ने कहा वो बना। इसके अंदर एक बहुत गहरा मुद्दा है जो बनना चाहिए। जो लिंग अनुपात का मुद्दा है वो इस मुद्दे विचार को आगे लेके जाता है। अगर इस पे कोई राजनीति का मुद्दा होता तो वो मुद्दा वो बनता। अगर वो मुद्दा चुनाव में नहीं बना है तो ये स्टीरियोटाइप लगता है मुझे। और मुझे लगता है मीडिया की भूमिका और हम जैसे सब लोगों की भूमिका ये बनती है कि जो ये नारा चलता है, जो मुहावरा चलता है, इस मुहावरे को उस गहरी राजनीति की तरफ कैसे लेके जाया जाए। 230 आप पार्टी ने इसके उम्मीदवार लिए हैं क्या और सिर्फ किया? 11 आप महिलाएं पार्टी ने चुनाव इसके लिए क्या किया? मैदान में हैं। सर, हमने हरियाणा में जितनी जगह जो बातें कही हैं उसमें इसको भी महत्व दिया। और मुझे लगता है महिला की बराबर की भागीदारी का जो सवाल है, महिला के सशक्तिकरण का जो सवाल है, जिसको हमने उठाया, लिंग अनुपात के बाकी पार्टीज ने भी इसको काफी मुद्दे से उठाया। आपकी पार्टी ने विशेषता क्या किया इस सारी सर, चीज को, इस हमने व्यवस्था को तोड़ने के लिए, इस व्यवस्था में नया कौन सी? लिंग EDM अनुपात देने के की? लिए? नहीं, इश्यूज को लेकर। हाँ, इश्यूज की बात ही कर रहा हूं। हमने तो लगातार, अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं, लगातार हमने उठाया। महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस ने कोई कम नहीं की है। सर आप या तो आप कह लीजिए, पर आप सवाल पूछ रहे हैं तो सुनिए। और वैसे आपको इधर होना चाहिए था जिस तरह सवाल पूछ रहे हैं। खैर, आपने यहाँ पूछा, स्वागत आपका, धन्यवाद। नहीं, मैं फिर आपका कहना भी चाहता धन्यवाद, आप मेरी सीट डिसाइड कर रहे हैं। आपको कहाँ होना चाहिए ये भी आपको मेरे ख्याल पता से होना आप चाहिए। मुझे दोनों पता है, चुप हो सर। जाएं तो आप मुझे बोलो। सर, मुझे पता है, आप सुनिए जरा, आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप सुने। जो ये ए, तो वरना अब सवाल चुनाव ना से पूछें। पहले जो मुद्दों पर सब- चर्चा नहीं, ऊपर आ नहीं, गए नहीं, हैं, ये- आज नहीं, मतदान चुनाव हो का चुका मामला है। नहीं है। मुझे तो बेहतर बात लग रही है कि हम मुद्दों पे बात कर रहे मुद्दों पे हैं। बात मैं इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ। स्वराज के विचार को जब हमने उठाया, हरियाणा के अंदर नशा जो है उसको रोकने के लिए जब हमने कहा
कि जहां मोहल्ले के अंदर महिलाओं की भागीदारी, उस गांव के अंदर महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी होगी, तब नशे की कितना चलेगा, ठेका खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इस बात में उनका फैसला अहम होगा। ये जो हमने कहा कि स्वराज की जो आइडिया है, जो मोहल्ला सभा की जो बात होगी, उसमें महिलाओं की भागीदारी और दलित की भागीदारी जो हाशिए पे रहता है, उनकी एक न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी कि उसमें भागीदार हो। मुझे लगता है कि इस बात को हमने उठाया, मैं ये नहीं कहता हूं किसी पार्टी ने उठाया, इस सबने अगर उठाया तो अच्छी बात है, सबने नहीं उठाया तो उनको उठाना चाहिए और अच्छी बात होगी। अगर हमने एक समाज बनाना है जिसमें सबको ही बात कहनी चाहिए, वैसे भी खत्म हो रहा है, उस आर्गुमेंट तक जोड़ता फाइनल कमेंट के लिए मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ कि महिलाओं के बारे में, क्योंकि मैंने तो गोहाना में 40 साल प्रैक्टिस की है। हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं, जितना दिखाया जाता है उनका खूब रौब चलता है वहाँ। सिर्फ एक गड़बड़ है कि वहाँ उनके अंदर पुरुषों से भी ज़्यादा बेटे की चाह है। सियासत में हिस्सेदारी की बात, हाँ, सियासत में भी ऐसी हिस्सेदारी, टिकट मिलना अलग बात है, लेकिन वोट डालने में आप ये नहीं कह सकते वो पति के कहने से डालेंगे, क्योंकि मेरी मरीज है, आई नो देम। ये बात नहीं है कि वो पति के कहने से या फलां के कहने से। वक्त खत्म हो रहा है, मैं आज के मतदान पर एक बात कहना चाहता हूँ। महिलाएं कमजोर नहीं है, हर कोई कहता है, महिलाएं बेटे की चाह रखती हैं, ये कहना मुझे लगता है कि ढांचागत जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको अनदेखा करना है। ठीक। हरियाणा में सशक्तिकरण की जब बात करते हैं उस मूल विचार में जाना चाहिए। जब महिलाएं ऐसी मेरा 40 साल का मुझे लग रहा है कि हमारा भी 40 साल का, मुद्दे से हम फिर आज के मुद्दे से भटक रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है। संजीव, फाइनल कमेंट, आज जो मतदान हुआ उस पर हरियाणा में कितना असर पड़ेगा? हरियाणा में साफ असर पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पे है। कांग्रेस को इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने जा रहा है। कांग्रेस एक अच्छा खासा नुकसान में होने जा रही है। ठीक, अजय जी। मैं ज़्यादातर सहमत करता हूँ जो संजीव जी ने कहा। मुझे तो लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी स्प्लिट होगी, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बेचारगी की स्थिति बनेगी जब वो एंटी इनकम्बेंसी में भी स्प्लिट होने से फायदा ढूंढेगी। इससे बड़ा राजनीति में बेचारगी होती नहीं है। हरियाणा ने एक सुंदर दिशा में गया। हरियाणा में बेहतर मतदान जो हुआ है वो ये साबित करता है कि हरियाणा में मुद्दों की बात हुई है, हरियाणा में राजनीति का विकास हुआ है, लोकतांत्रिक विकास, राजनीति का स्पेस बना है। इनेलो ने मेवात, कलायत और हिसार के किस्सों को छोड़ दें तो इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर कहीं को बहुत ज़्यादा मतदान को प्रभावित करने का या इस तरह से जो वहाँ लूट-पुट करने का या ज़बरदस्ती वोट डलवाने का असर नहीं दिखा है। ये एक बहुत सुंदर संकेत है और ये सिर्फ चुनाव आयोग और कानून के माध्यम से नहीं होता है, लोगों की जागरूकता से चीज़ें स्थापित होती हैं। महम का जो केस था उसको भी अगर हम याद करें, जब जब लोग जागरूक होते हैं तब तब ऐसी चीज़ें होती हैं और हरियाणा में इस चुनाव के अंदर ये सुंदर चीज़ें हुई हैं। मुझे ये कहना है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज तो हम अटकलें लगा रहे हैं, कयास लग रहे हैं, लेकिन 16 मई को अब नतीजे ही बताएंगे कि हरियाणा में जो मतदान हुआ आज वो मुद्दों पर हुआ या ये परंपरागत राजनीति ही चली। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।